सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू फतेह एडूकॉम। सो इंडियन पॉलिटी के MCQs असीं कर रहे हैं। फर्स्ट सैकेंड चैप्टर असीं कर लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थर्ड टॉपिक जिहड़ा सेलीएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 असीं इहदा कवर कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन उहदे च कवर कीते सी। अज असीं पार्ट सैकेंड कवर करांगे एंड ये खत्म हो जाता है टॉपिक। तो इस तो बाद जिहड़ा यूनीअन एग्जीक्यूटिव ते स्टेट एग्जीक्यूटिव जिन्ने भी तुहाडे पंजाब दे एग्जाम्स ने उन्हां लई वो भी टॉपिक इन्ना ही इक्वली इंपॉर्टेंट आ। यूनीअन एग्जीक्यूटिव दे विच फर्दर टॉपिक्स आउणगे जिवें प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौंसल ऑफ मिनिस्टर ते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्ट 5 जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दा दैट डील्स विद यूनीअन एग्जीक्यूटिव जिस च सारियां चीज़ां आउंदियां ने। ठीक है, सो आप टॉपिक वाइज ही वो MCQs कवर करांगे। प्रेजिडेंट के वक्रे, वाइस प्रेजिडेंट वक्रे, प्राइम मिनिस्टर के वक्रे, कौंसल ऑफ मिनिस्टर वक्रे, इस तरह ही फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के कवर करांगे। सो वीडियोज़ नूं मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, तो मैं एक खुद बना रही हाँ क्वेश्चनस, ये जिहड़े ते पिछले पेपरों च आउंदे रहे ने क्वेश्चन वो भी तुहानूं मिल जाने, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना रही हाँ लक्ष्मीकांत पढ़ के। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। सो प्लीज़ इनू ज़रूर देख लो, क्योंकि इस तो बाद तुहानूं मैनूं नहीं लगता, एक बार तुसीं लक्ष्मीकांत पढ़ के देख लियो मेरी वीडियो देखने तो बाद तुहानूं खुद लगेगा कि वाकई यार बुक पढ़न की ज़रूरत नहीं हैगी जे आपां MCQs रट लीए। राइट, सो इसलिए मैं तुहानूं नाल ही एक्सप्लेनेशन भी दे रही हाँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन तो स्टार्ट करांगे। 20 क्वेश्चन असीं पार्ट 1 कीते सी। सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडिड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नैशनल एमरजेंसी एक्सैप्ट द राइट्स गारंटीड बाय जदों नैशनल एमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 के अंडर नैशनल एमरजेंसी लगती है, भी याद रखियो। सो उस वेले किहड़ियां फंडामेंटल राइट्स ने जिहड़ियां सस्पेंड नहीं हुंदियां। सो ये आंसर आएगा तुहाडा डी, बोथ B एंड C, क्योंकि आर्टिकल 20 जिहदे विच हुंदा प्रोटैक्शन इन रिस्पैक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसिस। ठीक है, वो भी सस्पेंड नहीं हुंदा, जिहड़ा कि सिटीजनस लई भी अवेलेबल है तो फॉरनर्स लई भी अवेलेबल है। इस तो इलावा आर्टिकल 21 बोथ जिहड़ा सिटीजनस लई भी है तो फॉरनर्स लई भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी भी जिहड़ा है सस्पेंड नहीं हुंदा। ठीक है, सो आंसर आएगा बोथ B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The directive principles of state policy are contained in which part of the constitution? So ਇਹਦਾ आंसर है पार्ट 4 यानी कि ऑप्शन D। ठीक है, सो पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ फंडामेंटल राइट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और पार्ट 4 ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ਹੁੰਦੇ ਆ। और मैं पिछली वीडियो 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ पार्ट 3 ਤੇ पार्ट 4 ਨੂੰ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। राइट, नेक्स्ट हैगा The directive principles of state policy are meant to promote the idea of, असी लास्ट वीडियो दे विच कीता सी फंडामेंटल राइट्स के बारे कि फंडामेंटल राइट्स जिहड़ियां पोलीटिकल डेमोक्रेसी नूं प्रमोट करदियां ने। पोलीटिकल डेमोक्रेसी नूं इसलिए क्योंकि जिहड़ियां राइट्स हुंदियां ने गवर्नमेंट दे उत्ते एक तरह दी लिमिट्स जिहड़ियां इंपोज करदियां, नहीं तो गवर्नमेंट जिहड़ी कोई भी आर्बिट्रेरी लॉज बना के साडे ते इंपोज करदे है ना। लेकिन जिहड़े डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ने इस सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी नूं प्रमोट करदे ने। सो इहदे विच राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड C, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकनॉमिक डेमोक्रेसी। हुण जदों तुसीं डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स पढ़दे हो, उहदे विच तुसीं 3 तरह के प्रिंसीपल्स पढ़दे हो, सोशलिस्ट, गांधीयन ते लिबरल इंटैलैक्चुअल। अगर उन्होंने ध्यान नाल पढ़ो तो उहदे विच किन्नियां प्रोविजनस ने कि जिहड़ियां स्टेट नूं पुश करदियां कि स्टेट जिहड़ी इस चीज़ का ध्यान रखे कि जिहड़ी लोकां दे विच इनकम स्टेटस है स्टेटस है या होर फैसिलिटीज़ ने या इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ने, उन्हां दे विच जिहड़ियां इनइक्वालिटीज़ ने, ठीक है, बराबरता नहीं है जे, तो उन्होंने वध तो वध घटाया जा सके, लोगों को बराबर मौका दिता जाए हर एक फील्ड दे विच। इस तरह जिहड़े सिटीजनस ने उन्होंने एडिकेट मीनस ऑफ लाइवलीहुड जिहड़ा उन्हां वास्ते सिक्योर किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जिहड़े मटीरियल सोर्सिज है उन्हां दा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होवे हर वर्ग के लोकां दे विच। ठीक है, इस तरह जिहड़ी वैल्थ है, जिहड़ा पैसा आ, वो जिहड़े मतलब कुछ ही घराणे आ जिवें अडानी अंबानी वर्गे, इन्हां दे हत्थां विच ही नहीं जानी चाहिए, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आ उहदा। ठीक है, सो होर भी ये जिवें जस्टिस वास्ते इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ठीक है, सो बहुत सारिया इदां दियां प्रोविजनस ने डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स दे विच, ते एक किस चीज़ का आइडिया प्रमोट करदियां, सोशल ते इकनॉमिक डेमोक्रेसी का। सो आंसर इज़ डी, बोथ A एंड C। नैक्सट है, विच अमंग द फॉलोइंग सीक्स टू एस्टैबलिश अ वैलफेयर स्टेट इन इंडिया। सो हुणे ही आपां गल कीती है। सो वैलफेयर स्टेट नूं प्रमोट कौन करदा है, डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B। नैक्सट है,
In which of the following case Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and directive principles? So ये case तुसी याद रख लियो, option C है मिनरवा मिल्स केस 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ that is founded on bedrock of balance between fundamental rights and directive principles. Next question है identify the correct statement. फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजनस. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जे गल करिए तो आर्टिकल 51A दे अंडर है पार्ट 4A दे अंडर. ठीक है, सो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन दे विच नहीं सी प्रोवाइड कीतियां गईयां, ये बिल्कुल ठीक है. सैकेंड स्टेटमेंट है The fundamental duties were added during the operation of internal emergency 1975-77 by 42nd Constitutional Amendment 1976. So बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जड़ियाँ आ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यानी कि 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के थ्रू ऐड कीतियां गईयां. थर्ड है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सनातन कमेटी. सो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जड़ियाँ ने इस स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के उत्ते नोट कर लियो. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक लाइन ये इंपॉर्टेंट हैगी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, सो इन्हू करैक्ट कर लियो. सो 3 ऑप्शन जी है गलत है, 1 ते 2 ठीक है. सो आंसर हो गया तुहाडा B, 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट है वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी was added to part 4A अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय. सो एक होर ड्यूटी जिहड़ी है पहला 10 ड्यूटी सीगियां ओरिजिनली जो ऐड किया गया आर्टिकल 51A बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो, लेकिन उस तो बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 दे नाल एक होर ड्यूटी जिहड़ी है ऐड की गई जिहदे विच इंश्योर किया गया कि जिहड़ा सिटीजन है वो अपने बच्चों की जिन्हां दी एज 6 तो लैके 14 साल तक है घट्टो घट्ट उन्हां वास्ते एजुकेशन नूं इंश्योर करे. ठीक है, सो 11th ड्यूटी जिहड़ी है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 नाल ऐड की गई सी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन C. नैक्सट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इनकरैक्ट. ये तुसीं दसना है कि गलत किहड़ा आ. सो ए ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर. जस्टिसेबल मतलब कि इन केस किसी सिटीजन की फंडामेंटल राइट वायलेट होंदियां आ तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है. सो ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन B फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. जे किसी की फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो रही है तो वो नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है क्योंकि नॉन जस्टिसेबल ने. ठीक है, थर्ड हैगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल नेचर कि जेकर DPSP वायलेट हो रहे हैं तो बंदा जोड़ा आ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता. सो DPSP भी अगेन नॉन जस्टिसेबल है. सो ये स्टेटमेंट जी गलत है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन C. नैक्सट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सैकुलर स्टेट. इट मीनस, ठीक है, क्वेश्चन भी 1-2 पेपरों के आया होया कि सैकुलर स्टेट का मतलब की है. सो ये आंसर आएगा ऑप्शन B that it does not uphold any particular religion as the official religion of Indian state. कि कोई भी रिलीजन जिहड़ा particularly इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है क्योंकि इंडिया दे विच जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पॉजिटिव कॉन्सैप्ट दिंदा सानू सैकुलरिज्म का, अनलाइक वैसटर्न कॉन्सैप्ट दे विच की है जे C ऑप्शन तुसीं देखो जिहदे विच रिलीजन ते स्टेट नूं बिल्कुल वख रखिया गया है. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा पॉजिटिव कॉन्सैप्ट दिंदा सानू सैकुलरिज्म का जिहदे विच असीं सारे धर्मां नूं इक्वली रिस्पैक्ट भी दिंदे आ ते नाल ही स्टेट जिहड़ी आ सारे रिलीजनस नूं इक्वली प्रोटैक्ट भी करदी आ. ठीक है, सो राइट आंसर इज B. इट डज नॉट अपहोल्ड any particular religion as the official religion of Indian state. Next question है the term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by. सैकुलर वर्ड जिहड़ा preamble किहड़ी amendment दे नाल ऐड किया गया. देखो 3 वर्ड्स जिहड़े ऐड किए गए सीगे सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटीग्रिटी. तिन्ने ही याद रखने हैं, सिस करके याद रख लियो. ठीक है, सिस्टर होंदा ना सिस, ऐसे ही इस तरह सैकुलर, इंटीग्रिटी ते सोशलिस्ट. बट सैकुलर, सोशलिस्ट ते इंटीग्रिटी वर्ड्स जिहड़े ऐड किए गए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिन्होंने आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सो ऑप्शन आएगा A. नैक्सट क्वेश्चन है द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स बाय. 21 तो घटा के 18 साल वोटिंग एज की है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही एग्जाम्स के रिपीट होया है. सो द राइट आंसर आएगा ऑप्शन C 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988. इन केस तुहानूं सिर्फ ईयर पूछा होवे
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 1989 ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1988 ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਇਆ 1999 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕੰਸਿਸਟਿਡ ਆਫ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ? ਸਿਰਫ 7 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, 138 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ 147 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 7 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, USA ਗੇਵ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਟੂ ਵੂਮਨ ਇਨ, USA ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR ਅਰਲੀਐਸਟ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ USA ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਗ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। Next question है, national emergency is declared on the ground of war or external aggression or armed rebellion under, so article 352 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ national emergency declare ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। so right answer is option A. Next question ਹੈ, state emergency or president's rule is declared on ground of failure of constitutional machinery in the states। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ president rule ਉਦੋਂ declare ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ constitution ਦਾ provisions accordingly state ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, दूसरा और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरैक्शनस ऑफ द सेंटर। सो दोनों ही केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 365। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਬੋਥ B ਐਂਡ C ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਫੇਲਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਔਰ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 365 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ 352 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਤੇ 356 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 360 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਸੋ 365 ਤੇ 356 ਅਗਰ 365 356 ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। So financial emergency is declared on ground of threat to financial stability or credit of India under article 360। So financial emergency ਜਿਹੜੀ ਆ 360 article ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। So right answer is option D. So next question ਹੈ, which amendment act of the constitution give constitutional recognition to the panchayats यानी कि rural local governments by adding a part 9 ਐਂਡ ਨਿਊ ਸਕੈਡਿਊਲ 11 ਟੂ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੀ? ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟ 9 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵੀ ਐਡ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਕੈਡਿਊਲ 11 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਾਈ 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1992। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਬਾਈ 74th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992। ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਡੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 9A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟ 9B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਟ 9A ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੈਡਿਊਲ 12 ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ। ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਤੱਕ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 2 ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।